नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2024 तथा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र हेतु लगातार अभ्यास प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं। निश्चित ही आपको इस श्रृंखला पसंद आ रही होगी, तो चलिए इसी के तहत आरंभ करते हैं श्रृंखला का अगला भाग। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कलचुरी शासकों का मूल स्थान था। तो आपको बताना है ऑप्शन ए महेशमती, बी दसपुर, सी त्रिपुरी और डी विंध्य क्षेत्र। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए महिष्मती। कलचुरी वंश के शासकों का मूल स्थान महिष्मती अर्थात महेश्वर था। 7वीं शताब्दी से पूर्व महिष्मती में कलचुरी शासक कृष्णराज, शंकरगढ़ एवं बुद्धराज जैसे शासकों ने शासन किया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, महिष्मती के कलचुरी शासक बुद्धराज को किसने पराजित कर महिष्मती से पलायन करने के लिए विवश कर दिया था। ऑप्शन ए चालुक्य शासक मंगलेश, बी चालुक्य शासक भीम प्रथम, सी चालुक्य शासक पुलकेशियन और डी चालुक्य शासक मूलराज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चालुक्य शासक मंगलेश। बादामी के चालुक्य शासक मंगलेश ने महिष्मती के कलचुरी शासक बुद्धराज को पराजित कर उसे महिष्मती से पलायन करने के लिए विवश कर दिया था। अगला प्रश्न है, राजा महिष्मती ने नर्मदा के किनारे महिष्मती यानी महेश्वर की स्थापना की। वे किस वंश के शासक थे। ऑप्शन ए गुर्जर वंश, बी हैह वंश, सी इक्ष्वाकु वंश और डी यदुवंश। दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हैह वंश। राजा महिष्मती जो हैह वंश के शासक थे, उन्होंने नर्मदा किनारे महिष्मती की स्थापना की। महिष्मती वर्तमान में महेश्वर का नाम है, जो खरगोन में जिले में है और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, झाबुआ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। तो आपको बताना है ऑप्शन ए, इसमें ऑप्शंस के रूप में दिया है। पहला है 1932, दूसरा है 1934, तीसरा 1936 और चौथा है 1938। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1934 में झाबुआ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और झाबुआ प्रजामंडल के अलावा भोपाल प्रजामंडल के बारे में भी प्रश्न पूछता है, तो 1938 में भोपाल प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य शराबबंदी, हरिजन उद्धार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना इत्यादि हुआ करता था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से किस जनजाति के प्रमुख देवता बूढ़ा देव हैं। ऑप्शन ए बैगा, बी भारिया, सी भील और डी गोंड। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है बैगा। बैगा जनजाति के प्रमुख देवता बूढ़ा देव कहलाते हैं। यह एक पिछड़ी जनजाति है जो साल वृक्ष को पवित्र मानती है तथा इस वृक्ष पर रहने वाले बूढ़ा देव को अपना प्रमुख देवता मानती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से पारधी जनजाति किन जिलों में निवास करती है। ऑप्शन ए सीहोर, बी भोपाल, सी रायसेन, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। पारधी जनजाति बहेलिया श्रेणी की जनजाति है। यह सीहोर, भोपाल, रायसेन इत्यादि क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से किस जाति को जंगलियों के भी जंगली की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन ए अबुझमाड़ियों को, बी भारिया को, सी बैगाओं को और डी सभी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारिया को। भारिया जनजाति को जंगलियों का भी जंगली की संज्ञा दी जाती है। यह जनजाति छिंदवाड़ा के निकट पातालकोट वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रदेश के 15 जिलों में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया एवं सहरिया के विशेष पिछड़ी जाति समूह अभिकरण संचालित किए जाते हैं। ऐसे कितने समूह अभिकरण संचालित हैं। तो आपको बताना है 15 जिलों में तो अभिकरण संचालित किए जाते हैं, तो कुल अभिकरणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 12 अभिकरण, बी 14 अभिकरण, सी 11 अभिकरण और डी 5 अभिकरण। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11 अभिकरण। प्रदेश के 15 जिलों में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारी एवं सहरिया के लिए अभिकरण चलाए जाते हैं, जिसमें 11 विशेष पिछड़ी जाति समूह अभिकरण संचालित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जनपद पंचायत व जिला पंचायत के चुनाव में SC, ST, OBC उम्मीदवार के द्वारा चुनाव न जीतने पर उनके लिए कौन सा पद अनिवार्य रूप से रिक्त रहता है। ऑप्शन ए अध्यक्ष, बी उपाध्यक्ष, सी आयुक्त और डी प्रमुख नेता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपाध्यक्ष। जनपद पंचायत व जिला पंचायत के चुनाव में यदि कोई व्यक्ति SC, ST या OBC का उम्मीदवार है और चुनाव लड़ता है, चुनाव नहीं जीतते हैं, तो उनके लिए भी यानी ST, SC, OBC का कोई भी उम्मीदवार यदि चुनाव नहीं जीतता है तो उनके लिए अनिवार्य रूप से उपाध्यक्ष का पद को रखना पड़ता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जनपद पंचायत का चुनाव पहली बार कब किया गया।
ऑप्शन ए 1971, बी 1974, सी 1991 और डी 1993। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1971। मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत का चुनाव पहली बार 1971 में करवाया गया था, जबकि सर्वप्रथम चुनाव 1965 में करवाया गया था पंचायत के लिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1956, बी 1957, सी 1959 और डी 1958। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1958। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1956 को किया गया था, जिसकी सिफारिश से 1 अप्रैल 1958 को लागू की गई। इसके तहत सर्वप्रथम 2 सितंबर 1959 को राजस्थान के विधानमंडल ने पंचायती राज अधिनियम पास किया था और नागौर में पहली पंचायत बनाई गई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति की कमियों को दूर करने हेतु बनी समिति का नाम बताना है। ऑप्शन ए मंगल समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी एम.एल. सिंघवी समिति और डी दिद्दाराव समिति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की कमियों को दूर करने हेतु 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था, जिसने 1978 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन ए कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी वॉरेन हेस्टिंग्स और डी टॉमस मुनरो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने इजारादारी व्यवस्था के दोष को दूर करने के लिए स्थायी बंदोबस्त नामक प्रथा को प्रारंभ किया। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में लागू की गई थी और इसके तहत जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया था। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार किसानों से कर वसूलते थे और कुल रकम का 10वां भाग जो था, यानी 10/11 भाग कंपनी को दे देते थे एवं शेष 1/11वां भाग खुद रखते थे। यदि कोई जमींदार निर्धारित तिथि तक भू राजस्व की राशि नहीं देता था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी, फिर कोई अन्य व्यक्ति जमींदार बन सकता था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गवर्नमेंट एनालिसिस कमीशन, बी व्हाइट मैन कमीशन, सी मार्लेमेंटो कमीशन और डी इंडियन स्टडी कमीशन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्हाइट मैन कमीशन। साइमन कमीशन को अन्य नाम व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह वस्तुतः माना जाता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वस्तुतः क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए समुद्र में अवशेषों से बनी हुई पर्वत श्रेणी, बी अराकान योमा का समुद्र में प्रक्षिप्त हिस्सा, सी प्रवाल भित्ति से बनी पर्वत श्रेणियाँ और डी समुद्री रेत का जमाव से बनी श्रेणियाँ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरकान योमा का समुद्र में प्रक्षिप्त हिस्सा। यह एक्चुअली में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अरकान योमा का समुद्र में प्रक्षिप्त हिस्सा माने जाते हैं। वस्तुतः समुद्र में डूबी हुई पर्वत श्रृंखला के रूप में ये दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए डनबर ब्रेंडर, ऑप्शन बी है कैप्टन फोर्सिथ, सी है ब्रूक डियोनी और डी है कैप्टन मार्शल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डनबर ब्रेंडर। इन्होंने वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया नामक किताब लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का 7वां संस्करण का आयोजन स्थल कौन सा है बताना है। ऑप्शन ए स्पेन, बी कोलंबिया, सी भारत और डी कतर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत। भारत के 3 स्थानों भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में है, मुड़गांव जो कि गोवा में है और नवी मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ पर महिला विश्व कप 2022 के 32 फुटबॉल मैचों का आयोजन किया गया था और इसके फाइनल में इसका जो फाइनल हुआ था वो नई मुंबई में खेला गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सेफ महिला चैंपियनशिप 2022 के विजेता हैं तो कौन है आपको बताना है। ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश और डी भूटान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो सेफ महिला चैंपियनशिप 2022 की विजेता बनी है और इसने फाइनल में नेपाल को 3-1 के गोल से हराया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे,
नेत्रहीनों के लिए थर्ड T20 विश्व कप 2022 के विजेता हैं। तो नेत्रहीनों का भी विश्व कप होता है। उसका जो तीसरा विश्व कप T20 वाला खेला गया था, उसके विजेता आपको बताना है। ऑप्शन ए भारत, बी बांग्लादेश, सी इंग्लैंड और डी पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत, और इन्होंने बांग्लादेश को हरा करके यह विश्व कप जीता था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रसादम पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रसादम नामक एक पहल स्टार्ट की गई, इसका उद्देश्य बताना है। ऑप्शन ए सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, बी भक्तों को शुद्ध और सुरक्षित पारंपरिक भोजन उपलब्ध कराना, सी परिवहन सुविधाओं को बढ़ाना, डी फिटनेस ट्रैकर आहार और पोषण युक्तियों को बढ़ाना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भक्तों को शुद्ध और सुरक्षित पारंपरिक भोजन उपलब्ध कराना प्रसादम पहल का मुख्य उद्देश्य है। प्रसादम पहल का उद्देश्य पूरे देश में आम नागरिकों को शुद्ध और सुरक्षित स्थानीय और पारंपरिक भोजन से जोड़ना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष का नाम बताना है। ऑप्शन ए श्री उमंग सिंघार, बी श्री गोविंद सिंह राजपूत, सी श्री राजेंद्र शुक्ल और डी श्री जगदीश देवड़ा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्री उमंग सिंघार, मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश नई विधानसभा 2023 में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। ऑप्शन ए श्री तुलसीराम सिलावट, बी श्री गोविंद सिंह राजपूत, सी श्री गोपाल भार्गव और डी श्री जगदीश देवड़ा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्री गोपाल भार्गव। ये मध्य प्रदेश की नई विधानसभा 2023 जब बनी थी तब प्रोटेम स्पीकर श्री गोपाल भार्गव जी को बनाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, 2023 में वर्ड ऑफ द ईयर 2023 अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चुने गए, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म दिए हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज डिक्शनरी, कॉलिंस डिक्शनरी, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, और इन्होंने जो अलग अलग 2023 में अपना एक वर्ड चुना था, कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, उसका शब्द था रिज। ऑप्शन बी में दिया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी, उसका शब्द था हेलुसिनेशन। ऑप्शन सी है कॉलिंस डिक्शनरी AI, और ऑप्शन डी है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी चैट GPT। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चैट GPT। ये सुमेलित नहीं है, इसके अलावा सभी सुमेलित है। यानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का जो शब्द था, शब्द 2023 का जो शब्द था वो रिज था। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का जो 2023 का जो शब्द था वो हेलुसिनेशन था। कॉलिंस डिक्शनरी के लिए AI था, और मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के लिए ऑथेंटिक शब्द था। जबकि अगर चैट GPT की बात करें तो ये विकीपीडिया के प्लेटफॉर्म में वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, देश में पहली बार एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस टिंकरिंग लैब का निर्माण मध्य प्रदेश में कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए PM श्री केंद्रीय विद्यालय सिमरोल महू इंदौर, ऑप्शन बी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 इंदौर, ऑप्शन सी PM श्री केंद्रीय विद्यालय IIT इंदौर, और डी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 इंदौर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए PM श्री केंद्रीय विद्यालय सिमरोल महू इंदौर। देश में पहली बार एस्ट्रोनॉमी एवं स्पेस टिंकरिंग लैब का निर्माण किया गया था, और उस विद्यालय का नाम था PM श्री केंद्रीय विद्यालय सिमरोल महू इंदौर। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अमृत वृक्ष आंदोलन का संबंध किससे है। ऑप्शन ए लद्दाख में बंजर इलाकों में वृक्षारोपण से संबंधित है, बी असम राज्य में वृक्षारोपण से संबंधित है, सी किसानों को मेड़ पर वृक्षारोपण से प्रेरित करने हेतु है, और डी इसमें ऐसे पेड़ों को लगाने पर बल दिया जा रहा है जो भविष्य में बायोफ्यूल दे सके। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में वृक्षारोपण से संबंधित है। असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा जो हैं, उन्होंने राज्य में अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए बल दिया, और जब ये वृक्ष लगाए गए तो लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा वृक्ष लगाए गए। 17 सितंबर के दिन यह कमाल किया गया, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह जो आंदोलन है यह दर्ज किया गया। तो आप याद रखेंगे, अमृत वृक्ष आंदोलन असम से संबंधित है, वृक्षारोपण से संबंधित है, और 17 सितंबर के दिन 2023 में एक साथ लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए गए,
और यह गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने कौन सा वर्ष घोषित किया है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष, बी अंतर्राष्ट्रीय पांडा वर्ष, सी अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष और डी अंतर्राष्ट्रीय पैंथर वर्ष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष, यानी ये ऊँटों के लिए वर्ष घोषित किया गया है। घोषणा का उद्देश्य पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण और खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने में ऊँटों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह पहल संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO की सिफारिश के बाद में की गई थी। तो याद रखेंगे वर्ष 2024 का संयुक्त राष्ट्र का वर्ष का नाम है इंटरनेशनल कैमलिड ईयर। अगला प्रश्न हम देखेंगे, दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर है? ऑप्शन ए मिशिगन माइक्रोमोट, बी IBM मशीन, सी फुकाहू और डी है फिजित्सु। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिशिगन माइक्रोमोट। अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा विश्व का सबसे छोटा कंप्यूटर मिशिगन माइक्रोमोट विकसित किया गया है। शोधकर्ताओं ने इस कंप्यूटर को मेडिकल क्षेत्र की सहायता हेतु बनाया है। यह डिवाइस रेडियो एंटेना की जगह प्रकाश की मदद से डेटा रिसीव और ट्रांसमिट करता है और वर्तमान में यह दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रथम भारतीय पत्र पत्रिकाएं कौन से हैं जो इंटरनेट पर सबसे पहले उपलब्ध हुए? ऑप्शन ए द हिंदू और इंडिया टुडे, बी हिंदुस्तान टाइम्स और द हिंदू, सी पंजाब केसरी और इंडिया टुडे और डी दैनिक जागरण और द हिंदू। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए द हिंदू और इंडिया टुडे। ये दोनों ही प्रथम भारतीय पत्र पत्रिकाओं में काउंट होते हैं जो सर्वप्रथम इंटरनेट पर उपलब्ध हुए थे। तो याद रखें द हिंदू और इंडिया टुडे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। तो आपको बताना है इन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्शन नंबर सी वर्क स्टेशन और ऑप्शन नंबर डी है CPU। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इंटीग्रेटेड सर्किट। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इंटीग्रेटेड सर्किट या IC चिप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? ऑप्शन ए पाम टॉप, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी लैपटॉप और ऑप्शन डी नोटबुक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर वर्तमान समय में सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कहलाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा आज का अंतिम अभ्यास प्रश्न था। इसी तरह के अभ्यास प्रश्नों के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। इसमें हम लगभग सभी यूनिट के प्रश्नों को कवर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो लगातार जुड़े रहें, अभ्यास करें। धन्यवाद। जय हिंद।